हेलो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वाचन कर रही हूँ। अभी तक मैंने आपको परसों वाले वीडियो में, कल मैं वीडियो नहीं दे पाई थी, बिज़ी थी। परसों वाले वीडियो में खुमान रासों के बारे में बताई हूँ और बीशल देव रासों के बारे में बताई हूँ। उसके बाद हम चंद्रबरदाई के बारे में बात कर रहे थे। चंद्रबरदाई का जन्म 1225 से 1239 तक माना जाता है। अब बीशल देव रासो का जन्म 1212 में 1272। और इस तरह से हम चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने रासो के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासो के सब संबंधों में यथार्थ संबंधों 90 यानी 90 से 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। जिन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर मूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है, इनका अंतर मूल नहीं है बल्कि किसी कारण से, इस धारणा को लिए हुए उन्होंने रासो के इस दोहे को पकड़ा। किसने? पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने। एकादशा से पंचदहा विक्रम शाक आनंद तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नदीर। और विक्रम शाक आनंद का अर्थ किया आ शून्य, आ बराबर शून्य, नंद बराबर 9 अर्थात 9 अर्थात 9 यानी 90 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सकते। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पना से किसी प्रकार का समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संबंध में से कुछ काल निकाल कर संबंध लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी प्रचलित विक्रम संबंध में से 90 से 91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासो में संबंध दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्घोषित किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग आनंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इस रासो में एक दोहा यह भी मिलता है, 1-10 से 15 विक्रम जिस धर्मसुत प्रतिये शाक पृथ्वीराज की लस्यो विप्र गुणगुत। इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह है कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीक होता है। बात संबंध की ही नहीं, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भारी पड़ी उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाना। जैनक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है ना, जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचना होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं, तो पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बदिराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा।
ये किताब है पृथ्वीराज विजय। कर्ता जानक पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदी राज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक कौन सा है? तनयश्चंद्राजश्च चंद्रराज इवा भवत् समग्रहम यसा शुभृतनामिव व्याधता। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है वह राज बहादुर सुयुक्त पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं, जिसका उल्लेख काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जयानक की काश्मीरी लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा, जिससे उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट वर्णन तैयार होता गया, उन सबको लेकर चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। इसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। दोहे की और कुछ कुछ कविताएं, ये कौन करा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा करा। कुछ कुछ कवियों छपायों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारक्त शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है। क्रियाएं नए रूप में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती, जिसमें प्राकृत और अभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों ने इस बागजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका वर्णन असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में छापा। इस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है, कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों की मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद्र का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आए और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नौगौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दे दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते थे। इसी वंशज के वर्तमान प्रतिनिधित्व नानूराम भाट के शास्त्री जी की भेंट हुई। किससे भेंट हुई? नानूराम भाट की भेंट हुई। इसमें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। कैसे बात हुआ? नानूराम भाट से। चंद वृक्ष कौन सा है? पहले चंद्रबरदाई, फिर गुरचंद, जलंध चंद थे। इसमें गुरचंद के बाद सीताचंद के बाद वीरचंद के बाद हरिचंद के बाद रामचंद के बाद विष्णुचंद के बाद खेमचंद के बाद जयचंद के बाद मदनचंद के बाद चौथचंद के गोकुलचंद के बाद करचंद के बाद गुड़गंग के बाद जगन्नाथ के बाद गंगाधर के बाद भगवान सिंह के बाद कर्म सिंह के बाद माथुर सिंह के बाद भाग्य गोविंद सिंह के बाद मान सिंह के बाद विजय सिंह के बाद आनंद राय जी
आनंद राय जी के बाद आसो जी के बाद घमंडी राम जी के बाद बुद्धि चंद के बाद नानू राम जी। तो नानू नाम में ये पीढ़ियाँ प्राप्त हुई। आसो जी में गुमना जी, कड़ीदान, जैठमलन जी, वीरचंदी, और घमंडी राम में बुद्धू जी। तो जो उनके वंशज हैं चंद्र वृक्ष प्राप्त हुए ये इस प्रकार से हैं। चंद बरबाई हैं, गुरचंद हैं, गुरचंद में जलचंद भी हैं, सीताचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद, विष्णुचंद, खेमचंद, जयचंद। विष्णुचंद में उदयचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद, सूरदास। खेमचंद में गोविंद चंद, जयचंद, मदनचंद में शिवचंद, बलदेव चंद। चौथचंद में बैनी चंद, गोकुलचंद में वसुचंद, लेखचंद, गुरचंद में मोहन चंद, जगन्नाथ चंद में रामेश्वर, जगन्नाथ चंद के बाद गंगाधर के बाद भगवान सिंह कर्म सिंह के बाद माथुर सिंह बाग गोविंद सिंह, मान गोविंद विजय सिंह में आनंद राय आसो जी में है गुणमान जी, कड़ीदान जी, जैठमल जी, वीरचंद जी, घमंडी राम जी, बुद्धचंद जी और नाथुराम जी सम्मान के लिए। नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अभोर में जा बसे और चौथा का वंश नगौर में चला। पृथ्वीराज चंद में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल गुण बावरो, गुण समुद्र सस भान। पृथ्वीराज रासो के कवि चंद के दसों पुत्र के नाम दिए। सूरदास के साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है। प्रथम की प्रभु यज्ञ ते भे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारिये ब्रह्म राखो नाम अनूप। पान पै देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहो दुर्गा दुर्ग तेरे भयो अति अधिकाय। पारी पायन सुरन के सुर सहित अस्तुत कीन, तासु वंश प्रसंग में भो चंद तरु नवीन। भू पृथ्वीराज कीन्हो तीन्हे ज्वाल देश, तनय ताके 4 कीनो। प्रथम आप नरेश, दूसरे गुरचंद ता सुत शीलचंद समरूप, वीरचंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप। रणथंभोर हमीर भूपति संगत खेलत जाय, तासु वंश अनूप भो हरिश्चंद अति विख्यात। आगे रही गोपल चंद में रहुता सुरवीर, पुत्र जन्मे 7 ताके महाभट गंभीर। कृष्णचंद उदार चंद जू रूप चंद सुभाय, बुद्धिचंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाय। देवचंद प्रबोध सुषिप्त चंद ताको नाम, भयो सत्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। इन दोनों मसाले मिलने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है। नानू राम उनके चलत वंश परंपरा बताया। उक्त पद में उन्हें गुरचंद की परंपरा कहा, बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानू राम का कहना है कि चंद के 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना, उनके पीछे उनके लड़कों ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इनके एक प्रकार की प्रवृत्ति रूप धारण किया। अकबर के इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। अब आगे अगले दिन। नमस्कार।